Assalamu alaikum and welcome to the new normal. My name is Abdul Rafid Bal and today I have a very special guest. He is none other than Shehryar Ahmed, a dear friend of mine. But also, let's look at the history. A CSS topper who before that was also based in Hong Kong and then also a chief of staff to finance minister. पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो यहाँ पे वो ये है कि एक CSS टॉपर जो भी इस वक्त काम भी कर रहा है उसके इतने बड़े बाल कैसे हुए? Let's ask that question from you directly, Mr. Shehryar. बाल इतने बड़े कैसे हुए और क्यों हुए? Well, first of all, thank you, Rafe, for hosting me and inviting me. बाल लंबे करने की वजह ये है कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम रह गया है, शायद गंजे हो जाएं, उससे पहले इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर लेना चाहिए। तो मैंने अपने बाल काटना ही छोड़ दिया। लेकिन उससे भी आगे की बात यह है कि 1 साल पहले आई टुक सम ब्रेक। मैं काफ़ी अर्से से काम कर रहा था फॉर द गवर्नमेंट और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ दुनिया में डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और मैंने छुट्टी ली और मैं कैलिफोर्निया चला गया। और कैलिफोर्निया में कोई बंदा बाल नहीं काटता, तो मैंने बाल नहीं काटते? बाल नहीं काटते। अच्छा। सो दिस इज माय कैलिफोर्निया लुक। मैंने कहा कि लंबे बाल करो और जैसा देश वैसा भेस। Are you still in California or you still in Pakistan? मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में कैलिफोर्निया को लेके आना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी कैलिफोर्निया की तरह की एक वाइब हो, एक माहौल हो, इनोवेशन हो और लोग जो दुनिया को चेंज करने की कोशिश करें। ये सारी बातें इसलिए आ रही क्योंकि you went to California. So what did you learn in California? और क्या learnings यहाँ पे लेके आ रहे? मैंने 3 साल पहले मास्टर्स किया था राफे, यूएस से, अगर आपको याद हो। आई वाज देयर ऑन अ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप और Yes. मैंने डेटा एनालिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी में अपना मास्टर्स किया। और जब मैंने ग्रेजुएशन की, दैट वाज मई 2022। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। अब आपको याद होगा, आज से 3-4 साल पहले जब चैट जीपीटी आया था तो वो कितना क्लमजी क्लंकी किस्म का था। आप कुछ सवाल करते थे, जवाब कुछ और देता था। Yes, yes, बिल्कुल। लेकिन मुझे तब भी ये आइडिया हो गया था कि ये जो चीज़ आ गई है इसने दुनिया बदल देनी है। मेरे जितने भी बैचमेट्स थे जो हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, पूरी पूरी रात हम लगाते थे। कभी कोड लिख रहे हैं, कोड ब्रेक हो रहा है, कभी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के जवाब नहीं मिल रहे। मैंने उस टाइम पे भी कह दिया था कि ये जो चीज़ आ गई है ना, इसने दुनिया बिल्कुल बदल देनी है। इट्स गोइंग टू कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल थिंक, वर्क एंड लिव देयर लाइव्स। तब मुझे लोग कहते थे कि यार, यू आर जस्ट बीइंग ओवर ड्रामेटिक, दिस इज सो क्लंकी एंड क्लमजी। तो अभी इसमें बहुत टाइम है। आज के दिन में आप देख लें कि एआई किस तरह काम कर रहा है और किस तरह हमारी ज़िंदगी में इंटीग्रेट हो चुका हुआ है। तो दिस वाज द रीज़न आई एक्चुअली वेंट टू कैलिफोर्निया, बिकॉज आई हैड दिस कन्विक्शन दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग in the world of AI, in the world of technology, is going to completely change how the world operates. And I didn't want to be on the sidelines. I didn't want to be thousands of miles away in Pakistan doing a routine 9 to 5 job. I wanted to get into the thick of things. I wanted to understand how those people think, how those people work, and how do those people innovate. And there was no other way to do it than to just pack my bags, get a one-way ticket. I had enough savings. I had a visa. I had a lot of excuses not to go, but I didn't have a reason. And that was a very, very important distinction in my mind. कि अगर एक मौका मिला है तो इस मौके को कर लेना चाहिए यूटिलाइज। अगर उसके बाद हम लोग ये पूछें कि वहाँ से वापस आके यहाँ पे आना, now everybody who learns about AI, who gets these opportunities to go out of the country, और हम हर साल सुन रहे हैं कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन बढ़ रहा है। हम सब कहते हैं कि जी फॉरेन रेमिटेंस हमारी बहुत ही कमाल की चीज़ हो चुकी है। Why come back? 2 वजूहात हैं इसमें। एक तो फ्रेंकली स्पीकिंग, आई वाज देयर ऑन अ विजिट वीज़ा, तो मैं ज़्यादा सा तो रुक नहीं सकता था। दूसरा ये भी कि आजकल ट्रम्प साहब का अमेरिका है। ट्रम्प साहब के अमेरिका में अगर आप इस रंग के हैं और इस नस्ल के हैं तो वहाँ पे आपके लिए हालात बड़े ख़तरनाक हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है राफे कि इवन व्हेन आई वाज इन द बे एरिया, व्हेन आई वाज इन सिलिकॉन वैली, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में एवरी वीक पीपल वर गेटिंग लेड ऑफ। मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के फ्रेश ग्रेजुएट से मिला, जिन्होंने बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। दे कुड नॉट गेट जॉब्स, they could not land jobs. They were all either working part-time on a contract or they were working for some new startups. These were the brightest of the bright, जो कि दुनिया से आए हुए थे, हर जगह से, अमेरिका से। और उन सबको ये प्रॉमिस किया गया था 4 साल पहले कि आप आएँ, आप स्टैनफोर्ड बर्कली में पढ़ें, आप 4 साल की कंप्यूटर साइंस की डिग्री करें और उसके बाद आपको हाथों हाथ गूगल, फेसबुक, वो द अमेरिकन ड्रीम ना, वो वाली बात। and you'll have, a 250K, 300
k a year compensation package with all the bells and whistles, and life will be sorted. And now you have these young, intelligent individuals who cannot land jobs. तो जब उनके लोगों के लिए नौकरियां नहीं है वहाँ पे, तो हमारे जैसे लोग जो वेस्ट में जाने के लिए सोच रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, वो वहाँ जाके क्या करेंगे? और एक तो चले ऊपर वाला तबका हो गया, you have the smart people, the ones who are working extremely well, you know, they have the right credentials, they're going to the top universities. If they're struggling to get the jobs, what about those people who are not at the top universities or in the top programs? उनके लिए तो ICE और रेसिज्म और एक टैंकिंग इकोनॉमी वो सामने आ रही है. वापस आने की ये वजह तो थी, लेकिन एक और चीज़ मेरी वहाँ पे बहुत बड़ी चेंज हुई. आई थिंक इट वाज माय माइंडसेट. वी बीन ब्रॉट अप इन पाकिस्तान विद अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट कि यार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकती. लेकिन यहाँ पे मैं और आप एक दूसरे को बड़े सालों से जानते हैं, और हम इस मुल्क में अब 35-40 साल के होने वाले हैं, तब से रह रहे हैं. मैंने तो अपनी लाइफ में यही सुना है और देखा है कि जी पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, बस ये गया, अभी गया. वो हम लोग 1902 से सुन रहे हैं कि ये पाकिस्तान बहुत एक नाजुक मोड़ पे बैठा हुआ है. गया नहीं. अच्छा, हम बाकी सारी चीज़ें सुनते रहते हैं कि ये मसला भी है, वो मसला भी है, करप्शन भी है, तबाही भी है, फलाना भी है, वो भी है. लेकिन फॉर सम और सम रीज़न ग्राफ ऊपर नीचे होता जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म तो ट्रेजेक्टरी ऊपर ही जा रही है. क्या आप इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे? क्या आपकी लाइफस्टाइल पिछले 20 सालों में, डिस्पाइट द टेररिज्म, डिस्पाइट द इन्फ्लेशन, डिस्पाइट द डिवैल्यूएशन, डिस्पाइट द IMF प्रोग्राम, क्या वो इतनी टैंक हुई है कि जिस तरह लोग कहते हैं जी के फेल्ड स्टेट बन गया? सब्जेक्टिव इंटायरली मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में जिस जो बने इंसान ने मेहनत की है वो ग्रो करते ही करता है. पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये भी हो चुका है कि हम कहते हैं जी हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारी जिंदगी नहीं चल रही, और अगर लोगों को क्या काम करो, काम नहीं हो सकता यार. सुबह 9 बजे आ जाओ काम पे, सर मैं 10 बजे तक आऊंगा. शाम को काम करो, प्रोजेक्ट आ गया, सर वो आज घर भी जाना था, किसी की बर्थडे थी आज. सो वो एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है. एंड आई थिंक यू राइट ऑन दैट सेंस ऑल्सो कि बाहर के बंदा भी जो प्रिविलेज है या नहीं है, जो मेहनत कर रहा है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. पाकिस्तान के अंदर भी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल जाती है. लेकिन एक पॉइंट अभी आपने शेयर किया कि बाहर लोगों को एंट्री लेवल जॉब्स नहीं मिल रही. इज दैट प्योरली बिकॉज ऑफ AI और इज इट सम अदर फैक्टर? देखिए, जिन लोगों से मैंने बात की सिलिकॉन वैली में, बे एरिया में, वो तो यही क्लेम करते हैं कि उनको AI की वजह से जॉब्स नहीं मिल रही, क्योंकि जिन कंपनीज में उन्होंने अप्लाई किया था, उनके जो मैनेजर्स हैं, जो उनके हायरिंग डिसीजन मेकर्स हैं, वो तो यही कहते हैं जी कि जो काम हमने एक जूनियर डेवलपर से करना था, वो अब हमारा मिड टियर या सीनियर डेवलपर खुद कर लेता है AI के साथ. बाकी उनकी इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, वो आप मेरे से तो बेहतर ही जानते होंगे, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑन द इकोनॉमी. No, but I want to understand from your perspective also. What really matters is a perspective. You've just been there, you just came back, you've learned a lot of things on that side of the road. You've met with people, you've met with startups, you've spent time with them, you've understood a very different, pehle ka time thoda sa different tha maybe, but you've just come back from there. So that experience, that perspective becomes extremely important now. Is it also because of the geopolitical situation which is going on कि लोग बड़ी देर से कह रहे हैं कि यार US इकोनॉमी क्रैश होने वाली है और क्रैश नहीं हो रही, उसको क्या हम रोक रहे हैं बार बार? Is it just the AI model? Is it the defense expenditure जो बहुत बढ़ रहा है? तो काफ़ी options और possibilities यहाँ पे exist करती हैं. आई थिंक कोई चीज़ भी आइसोलेशन में, वैक्यूम में नहीं होती. इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स विच आर हैपनिंग. फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप का पावर में फिर से आना, ये काफ़ी लोग कहते हैं कि इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ दिस डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स में लोगों ने एक्सपीरियंस किया. अगर आप अमेरिका को जानते हैं और उसको समझते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ये डिस्कशन और डिबेट होती है कि जो आपके कोस्टल एलीट है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में रहने वाले ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हायर सोशल मोबिलिटी, हायर इनकम, और बीच में पूरा जो मिड वेस्ट, बाइबल बेल्ट, साउथ, वो सारा का सारा ज़्यादा कंजर्वेटिव, रिलीजियसली इंक्लाइंड, ज़्यादा नेशनलिस्टिक होता है, एंड ऑलवेज दे वोट towards the Republicans. अब ये वो लोग हैं जो इस पूरी बूम में they have been left behind. They were left behind जब पहले .com बूम आया लेट 90s का, उसके बाद आपकी जो है ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 का, उसके बाद आपके बदतरीज टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट्स तो होती रही, लेकिन somehow these people never got their fair share or what they perceive to be their fair share of the pie. तो वो रिएक्शनरी वोट बना,
वो रिएक्शनरी वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप को गया, जिसने कहा कि जी कि मैं तो सबको सीधा कर दूंगा, आई विल ड्रेन द स्वैम्प इन डीसी, आई विल फिक्स दैट एंड आई विल फिक्स दोज पीपल। मैं कोई जंग नहीं शुरू करूंगा, I'm not gonna start a new war, I'm gonna finish all the wars, ठीक है ना। या हमारे यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज निकली, हमने कहा यहाँ पे कि देखें, well Trump will win the war, well Trump wins the elections, इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो हर दुनिया में हर बंदे ने हर तरीके से ना एक वहां पे अपनी स्टोरी बनाई थी कि ट्रम्प आएगा और ये कर सारे देगा। ट्रम्प के लिए बैठे हुए थे कि ट्रम्प ने आ देना है और सब कुछ जो है ना वो कमाल हो जाना है, और हुआ क्या? दमादम मस्कल अंदर। ठीक। राफे, मैं तो आज पहली दफ़ा किसी पॉडकास्ट पर आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। लेकिन मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ। आई हैव नोन यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू आर अ बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन योर डे जॉब। ये पॉडकास्टिंग और कंटेंट क्रिएशन कब से स्टार्ट की? यार ये पॉडकास्टिंग कंटेंट क्रिएशन सिर्फ इस प्राइमरी पर्पस से स्टार्ट हुई थी कि हर बंदा यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में बकवास कर रहा है, ठीक है। नोबडी इज प्रोवाइडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक है या गलत है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में और मुल्क पे क्या होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द कंट्री। एंड दैट इज द पर्पस बिहाइंड द पॉडकास्ट दैट आई स्टार्टेड, आई वांटेड पीपल टू नो कि रियलिटी क्या है, True. डिस्पाइट द पॉलिटिकल और पोलिटिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, मैं इस पे एक और सवाल भी करना चाहूँगा आपसे। आई बाहर की दुनिया में भी ये होता है, अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएं, यूरोप में, वेस्ट में, ईस्ट में, चाइना में भी, कि लोग इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत डिस्कशन होती हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। पाकिस्तान में इकोनॉमी इज एन आफ्टर थॉट। लोग पॉलिटिक्स के बारे में हर तरह की बात कर लेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर लेंगे, लेकिन मईशत के बारे में लोगों में इंटरेस्ट क्यों नहीं नज़र आता आपको? इंटरेस्ट के पीछे बड़ी वजूहतें हैं, लोग काफी इसको ब्लेम करेंगे किसी और चीज के ऊपर, कभी किसी सियासी पार्टी के ऊपर, कभी किसी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। I think the point remains that we've started focusing purely on individuals. We've started, मेरे ख्याल में एक पॉइंट किसी ने डिस्कस किया था कि हम लोग इंडिविजुअल पे फोकस करना शुरू हो गए, हम इकोनॉमी पे फोकस करते ही नहीं है। उसका रीजन के पीछे ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी पिछले 40 साल से टैंक ही कर रही है। रिसेंटली बजट अभी दोबारा पूरा प्रेजेंट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, किसी ने पढ़ा उसके बारे में? क्या आपने कोई खबर पढ़ी? अगर आप बेसिक आवाम से पूछेंगे, सब ये कहेंगे कि यार जेड़ा बजट आना सी वो आ गया, ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं बजट के बारे में। ये बजट वाले गुनाह में मैं भी शरीक हुआ हूँ, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। श्योर। लेकिन सवाल मेरा एक और इससे निकलता है, बातों से जो बात हमारी निकल रही है, कि लोग ब्लेम करते हैं इंडिविजुअल्स को, लेकिन यहाँ पे बजट के ऊपर भी और इकोनॉमी के ऊपर बड़ी सियासत होती है। मेरा भी थोड़ा सा मैं भी थोड़ी देर वाबस्ता रहा हूँ इकोनॉमी के साथ, और वो बस्ता नहीं रहे, आप चीफ ऑफ स्टाफ रहे फाइनेंस मिनिस्टर के, आपके पास काफी खबरें होती तो हैं। मेरे पास खबरें होती थी, अब तो मैं काफ़ी अरसे से आउट ऑफ टच हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि यहाँ पे चेम्बर की भी बड़ी सियासत होती है पाकिस्तान में। ओफ, आपकी सोच से बाहर है। हाँ, तो मैं उसमें भी आना चाह रहा हूँ कि हमारे, वैसे तो आप ये सोचें कि बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी मिल के कंबाइंड एफर्ट भी कर सकती है, चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे चेम्बर की सियासत में एक दूसरे के साथ समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो इस पे आपको थोड़ी सी देने चाहिए, क्योंकि आप भी इसमें थोड़े से शामिल हैं चेम्बर की सियासत में। आर यू इन द लाहौर चेम्बर? I am a part of the Lahore Chamber. For a certain point in time, I was also a co-convener and convener of a few committees as well. Industry, academia linkages, small and medium enterprises, इनके साथ मैं साथ रहा हूँ। प्रॉब्लम मैंने क्या नोट की यहाँ पे, और पाकिस्तान की आई थिंक एक जनरल प्रॉब्लम है, आवर फोकस हैज रिमेन्ड ऑन इंडिविजुअल सक्सेस, नॉट ऑन कलेक्टिव सक्सेस। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हम लोग दुनिया के अंदर बहुत फॉल बैक करना शुरू हो गए हैं। लाहौर चेम्बर स्पेसिफिकली, हम लोग चेम्बर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में मसले हल के डिस्कस नहीं करना चाहते। हमारा कंसर्न ये है कि जी मेरा मसला, मेरा मसला हल करते हैं, बाकी सारे भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की, मेरा मसला हल हो जाए किसी तरीके से। आई थिंक दैट इज बिकम द नोटिस। मेरी पिछले दिनों एक साहब से बात हुई, हु यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ लाहौर चेम्बर एज वेल। उन्होंने मुझे कहा कि यार देखो, हम लोग इसलिए बात नहीं कर सकते इन चीज़ों के बारे में क्योंकि अगर हम बात करेंगे हमारे पास एंकर्स नहीं आते, फिर तो हम लोग बात नहीं कर सकते। एंड माई रिस्पॉन्स वाज स्ट्रेट अवे कि सर देखिए, वी आर सपोज टू रिप्रेजेंट द इंडस्ट्री ओवर हियर, नॉट रिप्रेजेंट योरसेल्फ। तो हमने पूरी इंडस्ट्री पे फोकस करना है, पूरी इंडस्ट्री की बेहतरी की तरफ जाना है। पिछले 3-4 साल से हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर इतना प्रेशर डालते जा रहे हैं, क्योंकि शायद आपने भी बात सुनी होगी, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे बीइंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि जो टैक्स बेस बन चुकी है, जो बंदा टैक्स दे रहा है, बस उसी को स्क्वीज करो किसी तरीके से। एंड आई थिंक दैट हैज कम टू अ पॉइंट कि अब इंतहा पे जा चुकी है ये चीज़। वो एक मेजर एक इम्पेडिमेंट बन चुका है हमारे यहाँ पे, उसको रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और वो नहीं हो रहा। टैक्स बेस वाली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डायग्नोसिस मेरा ख्याल है पिछले 30 साल से चल रहा है। इसकी जो
एक्चुअल रीजंस हैं वो तो फिर मेरा ख्याल है बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, ओह यस। लेकिन उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। ये एंकर का क्या मतलब था आपका, कि जो फॉर्मर जो चेंबर के प्रेसिडेंट थे या चेयरपर्सन थे, वो कहते हैं कि टीवी एंकर उनके अच्छा, पास वो ये बात करते हैं स्पेसिफिकली कि हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं मसाइल के बारे में, हम्म, कि जी इंडस्ट्री के मसाइल क्या चल रहे हैं, ट्रेडर्स के मसाइल क्या चल रहे हैं। व्हेन वी होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर हमारा कोई भी इशारा जाता है हुकूमत की तरफ, तो फिर आगे से एंकर्स को, उन मीडिया कंपनीज को कहा जाता है कि जी इजी रहें थोड़ा सा इनके साथ, हम्म, इनके पास आके बात ना करें। हम्म, सो कहते हैं हमें बहुत बड़ा ब्लो बैक मिलता है इस चीज़ के बारे में। दैट्स व्हाई वी हैव टू कम टू अ सिचुएशन जहाँ पे हम किसी सपोर्ट भी दे रहे हैं। हम्म, एंड आई कैन एग्री विद दैट। देखें, गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें ठीक हैं, उन्होंने बहुत चीज़ों पे बेहतरी लेके आए हैं। बजट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जिनके बारे में तारीफ करनी चाहिए है। हम्म, जस्ट बिकॉज कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं कहूँ कि नहीं जी बहुत ही बुरा बजट आ गया, हम्म, ये बात गलत होगी, नाजायज़ होगी। मेरे लिए नहीं, मेरी पार्टी के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए। मुल्क के मफाद में बात करना एक फ़ायदे की बात है। हम्म, तो अगर जो चीज़ अच्छी हो रही है उसकी तारीफ़ करें, लेकिन साथ-साथ हमारे पास इख्तियार भी है एज़ अ पाकिस्तानी एंड एज़ कंसर्न्ड सिटिज़न, कि जो चीज़ गलत हो रही है हम उसको पॉइंट आउट करें। क्योंकि देखें शहरियार, जब तक हम लोग चीज़ें गलत पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वो चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? हमने हमेशा से सुनी हुई है ये वाली बात, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम्म, जब तक हम अपनी मिस्टेक ही मानने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारी सिर्फ ये हुकूमत नहीं, हुकूमतों की बात की जाए, हम्म, तो बात सच बन जाती है। हम किसी जगह को अपनी मिस्टेक मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो जब तक तैयार नहीं होंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। एंड वी हैव टू एड्रेस देम। ट्रू। अच्छा राफे, मुझे ये काफ़ी बिजनेस मैन ने पहले भी कहा है, और कुछ एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स इकोनॉमी की भी कहते हैं, और मैं भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा कायल हूँ कि बजट मेकिंग इज़ एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। क्या कहते हैं आप? या मैंने पिछले दिनों इसके बारे में बात की, लोगों ने कहा कि बजट जो हमारा ना हमारे हाथ से बाहर निकल गया। ये जो आईएमएफ कहता है, चुप होके हम लोग सारी बात कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं ना डिस्कस करने का, ना कोई पर्पस है उसके बारे में कुछ चीज बात करने का। ये ऐसी बात रही है। मैं नहीं एग्री करता। आईएमएफ जो है ना बहुत बड़ा बहाना है ये। दिस ये इज मेरे ख्याल में कोई बहाना नहीं ये है बहाना आईएमएफ है का। यार, आप मैं लोगों को ये पता नहीं बात है। बड़ी देर से लोगों से करना चाह आप रहा लोगों हूँ। को पता नहीं आईएमएफ का कि क्या करते हैं वो। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं घर में, ठीक है, 1000 रुपए मैं घर लेके आता हूँ डेली, और मैं कहता हूँ अपने घर वालों को कि यार 1000 रुपए जो है इसमें मैनेज करो चीज़ों को। घर वाले कहते हैं नहीं, हमने 200 रुपये का खर्चा करना है। मैं कहता हूँ 2000 रुपये जेब में है ही नहीं यार, कि नहीं हम खर्चा करेंगे 2000 रुपये का। मैं कहता हूँ ठीक है, 1000 रुपये का लोन ले लो। लोन ले लिया, उसके बाद फिर ऊपर से एक भाई साहब आते हैं, हमें कहते हैं, हम उनको कहते हैं हमें और पैसे चाहिए। वो कहता है कहीं से यार रेवेन्यू बढ़ाओ। हम कहते हैं नहीं, रेवेन्यू नहीं बढ़ाना हमने, हमने सिर्फ खर्चे करने हैं। तो फिर गलती किसकी हुई, आईएमएफ की या हमारी? मैं भी आपकी तरह कैमरे की तरह देख के बात करूंगा। देखें, फर्द का घर, एक घराना और मुल्क ये सेम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फैलेसी होती है कि लोग घरों की तरह जो है ना मुल्क के बजट को चलाने की कोशिश करते हैं। मुल्क चलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर, मुल्क चलते हैं लॉन्ग टर्म अपनी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। लोन हर मुल्क लेता है। जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, अमेरिका का कितना है, हमारे साथ पड़ोसी मुल्कों का भी आप देख लें। तो सिर्फ लोनिंग करना इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसी और जगह है, और हम ये बंदूक चलाते हैं आईएमएफ के कंधे पे रख के। अब बताएं। नहीं, आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि जो मुल्क की पूरी बात है ना सस्टेनेबल होती है, हाँ, बड़ी जायज़ बात की है। फिर मुझे ये समझा दें कि बजट रिलीज करने के लिए हम लोग हर दिन बहाने क्यों मार रहे होते हैं फिर? अगर बजट बन गया, सस्टेनेबिलिटी वाले फैक्टर्स आ गए हैं, हाँ। 6 महीने से प्लानिंग हो रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एफबीआर, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, तो भाई बजट रिलीज करो 5 जून को तो फिर। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, उस पे तो आप नहीं आए। आपने कहा कि इधर उधर की बातें करके आईएमएफ के ऊपर डाल दिया। मैं कह रहा हूँ कि बजट मेकिंग का जो है पूरा प्रोसीजर, कि आप पूरे साल वेट करते हैं, उसके बाद आके जून के महीने में पूरा मुल्क बंद हो जाता है कि यार अब क्या होने वाला है, और जी भाई जी अब क्या होने वाला है। देयर शुड बी एन ऑनगोइंग नहीं, तो प्रोसेस। फिर आप बताएं, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, डोंट यू थिंक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस? प्लीज एनलाइटन अस, बिकॉज़ वी रियली वांट टू नो। आई थिंक द एंटायर पॉपुलेशन वांट्स टू नो कि हमारा जो बजट होता है, डज इट स्टार्ट इन इट्स प्रोसेस इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, या फिर हम लोग सिर्फ मई में आके कहते हैं हाँ जी हम दसो की करना है? देखें, जनवरी के महीने में जो आपकी जितनी भी फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं, उनको फेडरल फाइनेंस डिवीजन जो है वो बजट कॉल नोटिस इशू करता है कि आप लोगों ने पिछले साल का या अप अनटिल दिस ईयर जितना खर्चा किया है उसका एक हिसाब किताब दें। और ओके, आगे आप जो देख रहे हैं कि अगले 6 महीने में बिफोर द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर कितना ठीक खर्चा है। होना है, और उसी हिसाब से आपको उसके अगले साल का बजट एलोकेट होगा। हम करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। बेसिकली वो जो क्या होती है? वो ये होती है कि हर साल हम ये ज़ूम करते हैं कि हमारा पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, हम इस साल का बजट बनाएंगे बेस्ड ऑन आवर करंट रिक्वायरमेंट। जिस तरह बिजनेसेस के अंदर या कॉर्पोरेट सेक्टर में अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग होती है, हाँ,
फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इन पाकिस्तान कैश बेस्ड अकाउंटिंग करती है। ज़्यादातर मुल्क जो है दुनिया में वो चेंज हो गए हैं, वो चले गए एक्रूअल अकाउंटिंग के ऊपर, बिल्कुल। और कुछ मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान भी है जो कि कैश बेस्ड जब हम कुछ करते मुल्क हैं। कहते हैं तो कितने 10-12 मुल्क हैं या काफी मुल्क हैं? इसमें 10-12 से ज़्यादा ही है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एक्रूअल बेस पर चली जा चुकी है। 200 मुल्क हैं दुनिया में, हर बंदा अपने तरीके से चलता है। ठीक है। अब इशू ये है कि जब आपका कानून, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहती है कि जी कि मनी बिल और फाइनेंस बिल जो है वो प्रेजेंट होगा, तो फिर जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं उसके ऊपर वोटिंग करेंगे, और तब हुकूमत का इख्तियार है कि वो या तो टैक्स लगाएगा, लागू करेगा, पैसे लेगा, या फिर वो कोई खर्चा करेगा। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो महदूद हो जाती है जून के महीने के अंदर। अच्छा, मुझे आपने ये तो बताया कि बाहर जॉब्स जा रही हैं एंट्री लेवल की। पिछले हमने ये भी पढ़ा था कि ओरेकल ने भी कोई 30,000 जॉब्स एंट्री लेवल की खत्म कर दी थी, काफी उस तरह की चीज़ की थी। पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स के पास जॉब्स नहीं निकल रही। पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हम इस चीज़ को किस तरह ठीक कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक हमेशा से एक इशू रहा है कि हम लोगों ने अपनी एवेन्यूज़ को खुद रिस्ट्रिक्ट किया है। हमारे यहाँ कल्चर ऐसा रहा है कि ईदर यू वुड ग्रेजुएट एंड यू लुक फॉर अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनी, और यू गो एंड फाइंड ए वेरी स्टेबल जॉब इन द गवर्नमेंट, और यू ट्राई टू लीव द कंट्री एंड नेवर कम बैक। यहाँ पे अपने अब्बा जी का बिजनेस पकड़ लिया जाके, कारोबारी बंदे ने वो वो कर लिया। नौकरी तो ना हुई ना सर, वो तो बिल्कुल बिजनेस ना है, हुई। आप नौकरियां दे रहे हैं अगले लोगों को। लेकिन मुझे एक चीज़ पे बड़ी खुशी है, और ये ट्रेंड मैंने रिसेंट कुछ सालों में देखा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, स्पेशली जेन जी, दे आर ब्रेकिंग दीज चेंज, दे आर लुकिंग एट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़, जहाँ पे वो ना सिर्फ अपने लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें, बट के अपने पीयर्स को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरीज हो रहे हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में कॉफ़ी कल्चर आया है, कैफ़ेज़ खुल रहे हैं, वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी चेन्स बन रही मेरी हैं। पिजनो मेरे एक बड़े अजीज हैं असद भाई, फूडीज रस वाले, मुझे वो कहते हैं कि लाहौर के अंदर पिछले एक साल में 800 कॉफी शॉप्स खुली हैं हम्म, और सारी प्रॉफिटेबल है। कमाल नहीं है सर। कमाल है ना? तो फिर हम मैं लोगों से पूछता हूँ कि इस मुल्क में लोग कहते हैं कि यार हालात बुरे हो रहे हैं। हालात बुरे कैसे हो रहे हैं सर, इस मुल्क के मैं अंदर? ये बात आपको ना पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि 4 चीज़ें पाकिस्तान में, अगर आप इस सेक्टर में और उस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी साइड से भी इसको स्लाइस कर लें, हाँ। कभी भी आप जो है ना, आपके रिस्क में कभी भी कमी नहीं होगी। एजुकेशन, हमारी आबादी बढ़ रही है, पीपल आर हंग्री फॉर नॉलेज, एंड एजुकेशन इज सीन एज अ वे फॉर सोशल मोबिलिटी। बिल्कुल। गरीब से गरीब लोग भी जो है अब अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल बहुत इंप्रूव हो गए हैं। मेरा रिसेंटली कुछ सरकारी स्कूल का विजिट हुआ था, आई वॉज क्वाइट अमेज्ड। हेल्थ, क्योंकि हमारी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आबादी है और हम दबा के अनहेल्दी फूड खाते हैं। नहीं, सारा खाना अच्छा होता है, आपको पता नहीं। हम गोश्त खाते हैं, नहीं, घी खाते हैं। गोश्त घी तो फिर भी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हम उसके अंदर जो बाकी चीजें डालते हैं, जो मसाले और चीनियाँ और केमिकल और पता नहीं कौन कौन सी और चीजें, और कभी कभी खोता भी डाल देते हैं, कभी कभी कुछ और भी मिक्स कर वो लेते हमें याद है किसी ने कहा था कि वो सिर्फ खोता इसलिए दिया था क्योंकि चिकन खत्म हो गया था। हैं। चले, हमारे अपने चीनी भाइयों से और भी बड़ी चीजें जो मैच होना शुरू हो गई हैं, वो भी खोता खाते हैं, हम भी खोते बन जाते हैं। तो अच्छा, हेल्थ, उसके बाद फूड जिसकी हम बात करें खोतों की, और नॉन खोता फूड एज वेल, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दे वांट टू ईट गुड फूड, पीपल आर टेस्ट आर चेंजिंग। अब आप पाकिस्तान के किसी छोटे से छोटे शहर में भी चले जाएं, तो वहाँ पे भी आपको पिज्ज़ा पार्लर्स मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी। अभी देखें, जब ये पिछले दिनों बैन हुआ था इम्पोर्ट्स के ऊपर, हमारी सारी चीज़ बाहर से आ रही थी, उसका क्या फ़ायदा हुआ? लोकल लोगों ने अपनी आर्टिसनल चीज और लोकल प्रोडक्शन को वो improve तो मैं कर बहुत दिया। सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ को कि हम लोगों ने जब हमारे यहाँ पे इंपोर्ट के इश्यूज होना शुरू हुए, स्पेसिफिकली इमरान खान के टाइम के अंदर भी, जब उसने कहा कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन होनी ज़रूरी है, हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, उर्दू में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस, एक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज शुरू हुई उस तरीके से, बहुत चीज़ें लोकलाइज होना शुरू हुई। 10 साल पहले पाकिस्तान के देयर वाज नो लोकल परफ्यूम ब्रांड। नाउ यू हैव डजन्स ऑफ परफ्यूम ब्रांड्स, यू हैव Exactly. क्लोथिंग, यू हैव शूज। So, आपके जो सवाल का जवाब है वो यही है कि when people stop looking on to the outside and for other people's permission on what they can do with their lives, they start empowering themselves. और जब आप अपने आप को empower करने की राह पे चलना शुरू कर देते हैं, you don't need to wait for jobs, you can start contributing to the economy in many different ways. डज दैट मीन, क्योंकि एक ज़माने में पाकिस्तान में, ज़माने में क्या, मैं बिलीव करता हूँ आज भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन आई वांट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। क्या लोग ये बिलीव किया करते थे कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना एक बड़ा गंदा काम है, पैसे कमाना बड़ी बुरी चीज़ है, हम लोग यहाँ पे कारोबारी आदमी को एक गाली समझा करते थे? यू थिंक दैट इज एक्चुअली चेंजिंग ना? I
think it is changing a little bit and I hope it changes very very quickly. और इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा चाइना का. डेंग शाओपिंग who was the premier of China when China opened up, Right. उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट की थी एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अडॉप्ट एज वेल. उन्होंने कहा था कि टू बी रिच इज टू बी ग्लोरियस, देयर इज नो डिग्निटी इन पॉवर्टी. पाकिस्तान में Wise words. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोगों की एजुकेटेड क्लास भी, आई एम ऑल्सो कल्प्रिट इन दैट, हम लोगों का ये माइंडसेट बना रहा है कि हम एक गरीब मुल्क है, गरीब आवाम है, गुर्बत है यहाँ पे, और हर काम हमने गुर्बत की लेंस से देखना है. ठीक है, गुर्बत है यहाँ पे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप गरीब गुर्बत को और गरीब की जो हालत है उसको दबा के या उसको हकारत की निगाह से देखते हुए ठीक नहीं कर सकते. आप उसको सिर्फ एम्पावर करके कर सकते हैं, और एम्पावरमेंट कोई डेवलपमेंट सेक्टर नहीं कर सकता, एम्पावरमेंट कोई एनजीओ के प्रोग्राम नहीं कर सकते. वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है. मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. कल रात को मैं जगह पे खाना खाने के लिए गया हुआ था. एक बाइक के ऊपर 5 अफराद बैठे हुए थे. वो खाने की जगह पे पहुंचे, मैं उधर ही खाना खा रहा था. उन्होंने ऑर्डर दिया और मेरी नज़र पड़ी उनकी बिल के ऊपर. थे वो बाइक पे, बिल उनका आया 18,000 रुपये का. बड़े सुखी थे, सब कुछ एंजॉय कर रहे होंगे. फिर उसके बाद भी वो कहते हैं कि जी हालात बुरे हैं. तो मुझे ना वो भी बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा होता है कि यार लोग कह कुछ और रहे हैं. आपकी वाली बात के वो जी लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे तो गुर्बत ही बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो हालात ही बुरे हैं. सो इज इट ऑल्सो द माइंड सेट देन? इट इज़ द माइंडसेट, और आई थिंक वो वाली बात जो आपने पहले पूछी ना कि बिजनेस करना, पैसे कमाना, इसको बुरा किया समझा जाता है. हाँ. उसके अंदर कुछ आपके सोसाइटल फैक्टर्स भी हैं, कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी हैं. हमारी मुल्क में और हमारी सोसाइटी में एक ज़माने में ये समझा जाता था कि जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है वो कोई इलीगल तरीके से पैसा कमाया गया, बिल्कुल स्मगलर होगा, ये होगा, वो होगा. क्यों? क्योंकि स्टेट की इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन थी और इतनी ज़्यादा अननेसेसरी ओवरसाइट थी कि लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, हर बंदे की जेब में, हर बंदे के बैंक अकाउंट में नज़र रखना, कि लोगों ने अपना पैसा ऑफशोर पार्क करना शुरू कर दिया. लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ. इंडिया में भी एग्जैक्टली ये चीज़ होती थी. मैंने अपने दोस्तों से पूछा है व्हेन आई यूज्ड टू विजिट इंडिया कि यार 80s में 90s के अंदर अगर हमारे घर में 2 एसी चल रहे हैं तो वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स आ जाया करते थे कि हम अपने बिल्स दिखाएं, अपनी कमाई के बारे में बताएं, ये चीज़ें बताएं, वो चीज़ें बताएं. वो पैसे अपने बाहर लेके नहीं गए. हम क्यों लेके गए भाई फिर अपने पैसे? नहीं, आई थिंक इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा गया, और इंडिया में भी ये चीज़ होती थी कि हुंडी हवाला, सिमिलर कल्चर्स, बिल्कुल होता होगा. मिडल ईस्ट, दुबई, यूएई के अंदर जितना पैसा पार किया गया वो इंडिया, पाकिस्तान, इधर से ही गया. हाँ. और आज आप देख लें कि जब वहाँ पे क्राइसिस शुरू हुआ है तो किस तरीके से वो पैसा घूम के वापस आ रहा है. लेकिन आप ये भी देखें ना कि इंडिया ने जब अपनी इकोनॉमी को खोला तो उन्होंने अपना माइंडसेट भी चेंज किया. दे स्टॉप्ड harping on about this narrative कि it's a poor country full of poor people, full of poverty. ओ फैबुलस इंडिया, ये Shining इंडिया, India. शाइनिंग इंडिया, इसलिए Exactly. करना शुरू हो गया. And these things trickle down into your psyche. If I keep telling you, Rafe, कि you are stupid, you are dumb, you are not smart enough, you can't do anything in life, आप अपने आप को साइकोलॉजिकली लिमिट कर देंगे. मैं सबकॉन्शियसली समझूंगा कि हाँ आप यस कहेंगे ये कि बात हाँ, ठीक है यार, ये बिल्कुल exactly. ठीक बात कर And रहे if I keep telling you कि यार आप गरीब हैं, आप गरीब हैं, आप लाचार हैं, आप मेरे से ये खैरात ले लें, आप मेरे से ये हैंड आउट ले लें, ये डोल आउट ले लें, तो आप कहेंगे जी कि ठीक है, शायद मेरी ज़िंदगी में यही मेरी मेराज है, यही मेरा लिमिट है, और इससे आगे मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. और इसका एक एग्जांपल आप हमारी सड़कों पे, हमारे चौराहों पे देख सकते हैं कि हट्टे-कट्टे काबिल लोग जो हैं, दे आर बेगिंग, और वो बड़े धड़ल्ले से आके आपकी गाड़ी के शीशे पे नॉक करते हैं और कहते हैं पैसे दे दो. और अगर आप थोड़ा सा उनको कहें कि यार अपनी हालत देखो, कुछ सही काम कर लो, तो वो आपसे उल्टा नाराज होना शुरू बिल्कुल हो ठीक जाते बात कर रहे हैं आप. एक जगह पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, दूसरी जगह पे लोग ये नोट कर रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर आपको काबिल स्किल्ड वर्कर भी नहीं मिल रहा. अगर कोई मिल रहा तो वो कहते नहीं मुझे तनख्वाह ये वाली दे दें जी, मुझे वो वाली तनख्वाह दे दें, हमने काम भी नहीं करना. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो चेंज आ रहा है, ये चेंज पाकिस्तान में आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है? आपके ख्याल में माइंडसेट चेंज है? इज इट एआई? इज इट कि हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम शायद अपनी पिछली जनरेशन को नहीं देखेंगे, हम आगे की तरफ देखेंगे? क्या व्हाट इज द थिंग दैट यू बिलीव इज चेंजिंग पाकिस्तान टुडे? आई थिंक कि ऑल द क्रेडिट गोज टू द यंग जनरेशन. मैंने कुछ इनके साथ करीब से काम भी किया है, कोई इनको देखा भी है, नोटिस भी किया है. दे हैव हाई स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स एंड दे एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स फॉर देयर फ्यूचर. और ये आप कह सकते हैं कि शायद ये डिजिटल नेटिव्स होने की वजह से, बिकॉज दे ग्रू अप इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे इन्होंने हमेशा पूरी दुनिया को देखा सोशल मीडिया के थ्रू, तो इन्होंने ये कहा कि अगर ये कोई काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते. सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स एंड दैट्स वेयर चेंज स्टार्ट्स. जब आप हो एग्जिस्टिंग हालात को क्वेश्चन करना शुरू कर दें
and you stop playing by the rules that you have inherited, then you can change yourself. नहीं, पर हम भी उसी जनरेशन के लोग नहीं हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, हम पिछली जनरेशन के लोग हैं। हमने भी क्वेश्चन किया चीज़ों को। रफ़े, हमने क्वेश्चन किया चीज़ों को, लेकर हमने उन चीज़ों से लड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि हमारी पूरी जनरेशन को अगर आप देखें ना, तो हमारी पूरी जनरेशन ट्रेन हुई थी एक्सपोर्ट होने के लिए। हाँ। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने, हमारे आसपास के लोगों ने, दे सॉ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम व्हेन दे वर ग्रोइंग अप परहैप्स। अगर मैं इसको इस नज़रिए से देखूं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ने पार्टीशन देखी और बहुत मुश्किल हालात देखे। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने बांग्लादेश की सेपरेशन देखी और एक बहुत ब्रूटल डिक्टेटरशिप देखी 80s में। तो उनके अंदर वो इनहेरिटेड कुछ फियर्स आ गए थे कि यार इस मुल्क में बड़े हालात ख़राब हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे जब सेक्टेरियन वायलेंस, लड़ाई मार कुटाई शुरू हुई, मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में, बाकी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होना शुरू। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और मुल्क से निकलने की करो आप यहाँ से। सो इवन दो सबकॉन्शियसली हमारी जनरेशन पहली जनरेशन थी जिसको मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी थे, क्योंकि वी ग्रोइंग अप इन द 90s वी सॉ थिंग्स वर चेंजिंग, दे वर इम्प्रूविंग, कल्चर एक डेवलप हुआ, एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप हुई जो शायद हमारी से पिछली जनरेशन में नहीं थी। लेकिन स्टिल देन वी वर बीइंग ट्रेन्ड टू गेट एक्सपोर्टेड। आपके और मेरे कितने दोस्त हैं जो हमारे साथ स्कूल में, यूनिवर्सिटी में थे, जो बाहर चले गए? हमारे आसपास जाने वाले कितने लोग हैं बहुत जिनको जब अपॉर्चुनिटी मिली? एंड ट्रू देयर वर अपॉर्चुनिटीज, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि मिडिल ईस्ट में इधर उधर बाकी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन इस जनरेशन ने ये भी देखा है कि वो अपॉर्चुनिटीज इतनी शाइनिंग नहीं है जितना कि उनको प्रॉमिस किया गया था। बिकॉज नाउ दे हैव अ रेफरेंस पॉइंट जो वो अपने बड़े कजन से, हाँ। अपने दोस्तों से, बाकी लोगों से पूछते हैं कि बाहर उनकी लाइफ किस तरह जा रही है, देन फाइंड आउट कि अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो रही है, रेसिज्म बढ़ रहा है, मुसलमान होने के ऊपर उनको बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ रहा है। एजुकेशन के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, उनको जो LGBTQ एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, उससे वो लोग हटना चाह रहे हैं। अब मेरे और आपके काफ़ी दोस्त यूके गए आज से 20 साल पहले, एंड दे फाउंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़, वो वहाँ पे रुक गए। अब जो पिछले 4-5 साल से लोग जा रहे हैं उनको तो पोस्ट स्टडी वीज़ाज नहीं मिल रहे, वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही, वो देख रहे हैं जी कि उनके बाकी जो दोस्त भी गए थे। सो जब आपको, आप कह लें कि एक एस्केप रूट, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, हाँ ठीक है, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड आप कह रहे हैं कि एस्केप रूट नहीं मिलता, देन यू स्टार्ट डिगिंग योर फीट इन एंड यू स्टार्ट facing the reality, and then when you start facing reality you are in a position to change it. तो उस चीज को फर्दर कैटलिस्ट ऐड करने के लिए हम लोगों को लैपटॉप ने हेल्प की। फिर बिल्कुल, ये एक इतना बड़ा चेंज है जो हमने नोटिस ही नहीं किया, वो बिल्कुल सबकॉन्शियसली हम उसको अडॉप्ट करते गए और हमें पता भी नहीं चला। पाकिस्तान में इस वक्त यूथ के अंदर 90% प्लस मोबाइल पेनिट्रेशन है। 5G पाकिस्तान में थोड़ा लेट आया, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास सेल फोन कवरेज पूरे मुल्क में इंप्रूव होती हाँ, गई। वो हमारा टाइम फर्क था। जब मैं वापस आया था बाहर से तो मुझे याद है यहाँ पे एज चल रहा था, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था वापस आके कि यार यहाँ पे सिर्फ एज चलता है। बट यू राइट, अब जो जनरेशन है उससे तो कांस्टेंट कनेक्टिविटी देखी अपने सामने। एग्जैक्टली, उसने यूट्यूब की बैनिंग नहीं देखी, उसने सब कुछ देखा अपने सामने कि सब कुछ चल रहा है। अगर उन्होंने बैनिंग नहीं देखी तो उनको VPN भी इस्तेमाल करना आता है। हाँ, ये भी है। सो कंप्यूटर उनके पास एक्सेस आ गई और फिर कनेक्टिविटी की बात आ गई, रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हुआ, जिसने लोगों को काफ़ी चीज़ों को चेंज किया। जब मैं और आप छोटे होते थे आज से 20 साल पहले, तो उस वक्त एक नई चीज़ स्टार्ट हुई थी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओह यस, BPO कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स का पूरा एक टाइम स्टार्ट हुआ। हमने जब छोटे थे, हमारे बड़े दोस्त और कज़न और रिश्तेदार वो रातों को काम करते थे। हाँ। और अब लाते थे कि यार बड़े पैसे मिलते हैं, हम कहते थे अच्छा यार 30,000 तनख्वाह होगी, कितना मज़ा आएगा। ठीक है, दोज वर द टाइम्स। आज के दौर में यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड इफ़ यू हैव द राइट स्किल्स एंड यू हैव द राइट रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोगों ने जो ये कमाल काम किया, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं दफ्तर खान के कोवर्किंग स्पेस में, दफ्तर खान प्लग, यहाँ पे भी इतने ज़्यादा लोग फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं विच आर एक्चुअली अर्निंग अ लॉट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस फॉर दिस कंट्री। सो ये भी आपको समझ आ रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर और हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी कि जो आप चीप लेबर एक्सपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट में, दैट इज नॉट द नेसेसरी पार्ट ऑफ द रेमिटेंस इक्वेशन। नाउ यू कैन एक्चुअली एक्सपोर्ट सर्विसेज एंड दैट इज चेंजिंग द इंटायर इंडस्ट्री। मैं आपको एक बात बताऊं, आज से कुछ साल पहले तक लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में कोई बंदा प्रोडक्ट नहीं बना सकता,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्चर नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे डिज़ाइन एस्थेटिक्स लोगों को नहीं आते। लेकिन हाँ, इन्हीं फ्रीलांसर्स ने ओवर द लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ काम कर करके अपने स्किल को बहुत इंप्रूव कर लिया। इंडिया के अंदर 200-250 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स थी। बिल्कुल। हमेशा हम ये देखते रहे जी कि आईटी एक्सपोर्ट्स इंडिया में बहुत ऊपर जा रही हैं। जितनी हमारी इकोनॉमी का साइज है उतनी उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। बिल्कुल। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया आउटसोर्सिंग में, लेबर आर्बिट्राज बेचा। उनकी विप्रोज हैं, इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टिंग है, Yes. मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज। आजकल आपने देखा है कि उनकी शेयर प्राइसेस किधर जा रही हैं? हाँ, देयर टैंकिंग। they're tanking. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन फॉर दैट इज कि उन्होंने लेबर आर्बिट्राज बेचा वेस्टर्न क्लाइंट्स को, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया। आज मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया में चाइना की कोई 2 या 3 बड़ी कंपनीज का आईटी का नाम बताएं, तो आप नाम ले लेंगे। आप वीचैट का नाम ले लेंगे, आप अली बाबा का नाम ले लेंगे, आप शायद उनके जो अली पे है जो Yes. उसका नाम ले लेंगे। और वो दुनिया में अब ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान में आए, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की दराज के अंदर, बाकी कंपनीज के अंदर। गूगल, अमेजोन, फेसबुक का तो सबको पता ही है। हम्म, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि इंडिया की जो इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, उनका एक प्रोडक्ट बनाए जो मैं और आप यूज करते हैं, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि अगर वो शायद पाकिस्तान में बैन हो जाता है या कुछ भी हो हाँ ठीक जाता है, वो लेता बात है, वो अलग बात है। तो क्या आप किसी का नाम ले सकते हैं? नहीं। एग्जैक्टली। अगर आप लेबर आर्बिट्राज बेच रहे हैं एंड यू आर नॉट डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग योर ओन टेक्नोलॉजी, तो आप हमेशा जो है आउटसोर्सर ही बन के रह जाएंगे। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तानी यूथ एज वेल। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम आपकी आजकल ये जिनको डेव शॉप्स कहते हैं, जो आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज इनको कंपनी, क्या है, डेव शॉप्स कहते हैं? डेवलपमेंट, हाँ, डेव शॉप्स, डेवलपमेंट कंपनीज, दे आर Okay. बेसिकली डेवलपर्स, दे आर सेलिंग डेवलपमेंट सर्विसेज टू वेस्टर्न क्लाइंट्स, Okay. राइट? सो बाहर सिलिकॉन वैली में आपको एक डेवलपर जो है वो $2.5 लाख पर एनम के हिसाब से, एंड देन यू हैव टू पे टैक्सेस एंड व्हाटएवर। पाकिस्तान में आपको $30,000 में बहुत अच्छा डेवलपर सालाना मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी हैंडसम सैलरी है। सो ऑल ऑफ दीज बिग कंपनीज जो आपके हैं, जो काम कर रहे हैं, सिस्टम्स हो गया, कॉन्फिस हो गया, कपल ऑफ अदर्स, डेवजिंक हो गया, व्हाट दे आर डूइंग इज के दे आर सेलिंग लेबर आर्बिट्राज, जो ठीक बहुत है। अरसे तक इंडिया में लोग करते रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि जब एआई आ गया है और जब डेवलपमेंट का काम वही अमेरिका में बैठी हुई टीम जो पहले 10 इंजीनियर से कर रही थी, अब वो 2 इंजीनियर से कर सकती है, हाँ, then why will they spend money on hiring those services from Pakistan, Malaysia, Philippines, Serbia, Czech Republic, whatever? ये तो फिर हमें दोबारा ग्लूमी पिक्चर देना शुरू हो गए हैं। आप कह रहे हैं हालात अच्छे हो सकते हैं, तो मैं फिर मैं आपको ये कोई कैच है बीच में? कैच ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ काम किया, जिन्होंने अपने स्किल को इंक्रीज किया, जो अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को उस बेंचमार्क तक ले आए हैं जो वहाँ पे काम कर रहा है, नाउ देयर इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि वो पाकिस्तान में और रीजन में प्रोडक्ट्स बनाएं, सॉल्यूशंस ना बेचें, सर्विसेज ना बेचें, प्रोडक्ट्स बेचें। That is where the real income is, and that is where the real boost to the economy is. कुछ अरसे से पाकिस्तान में आपको याद होगा ये 2021 में, 2022 में स्टार्टअप्स की बहुत फंडिंग आ रही थी। बिल्कुल होना There were a चाहिए। lot of people who were working on that and there was a lot of buzz. उसके बाद वो नहीं चले। वो Yeah. लोगों ने क्या कहा, ओ यार ये तो बस एक हवा थी, ख़त्म होगी। जो सबसे बड़ी मेरी एक लर्निंग बे एरिया में हुई थी when I was there Yeah. last year, फेलियर इज अ स्टेप फॉरवर्ड, नॉट अ स्टेप बैकवर्ड्स। ये बहुत difference बहुत है। अच्छी बात की है। ये बहुत डिफरेंस ऑफ माइंडसेट है। ये पाकिस्तान में अगर यहाँ पे कोई बंदा फेल हो जाए तो हम कहते हैं बंदा ही बंदा ही फारिग हो गया। ये तो है, ये तो फारिग और ही। दुनिया में लोग कहते हैं कि if you never made a mistake, you've never learned anything. एग्जैक्टली। स्टार्टअप की पूरी इकोनॉमी चलती है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। एवरी स्टार्टअप इज एन एक्सपेरिमेंट इन द रियल वर्ल्ड, एन एक्सपेरिमेंट आउटसाइड द लेबोरेटरी। और उस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही बैरोमीटर है सक्सेस या फेलियर का, कैन इट अर्न मनी और नॉट। अगर आपका स्टार्टअप ऐसे बना रहा है, यू हैड अ हाइपोथेसिस, यू हैड एन एक्सपेरिमेंट दैट वर्कड, इफ यू डिड नॉट, इट्स नॉट अ फेलियर, आपका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। इट मींस यू कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू एक्सपेरिमेंट। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाना शुरू की। आई वाज गिविंग अ क्लास ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मुझे याद है कि मुझसे पूछे थे कि किसी चीज़ के बारे में उनकी बात हो रही थी। मैंने उनको बताया एक गेमिंग कंपनी के बारे में, रॉक्सियो नाम है उसका, जिनका एक प्रोडक्ट है कॉल्ड, खैर प्रोडक्ट का नाम बाद में बताता हूँ आपको। उनको फंडिंग मिली, उन्होंने गेम्स लॉन्च करना शुरू की। एक गेम लॉन्च की, फेल हो गए। योर पॉइंट, दे वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फिर गेम लॉन्च की, फिर फ्लॉप होगी। करते 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 दे केम टू अ पॉइंट, उन्होंने कहा कि हमारी आखिरी गेम लॉन्च हो रही है,
चल गई तो चल गई, ना चली वी एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ आवर फंड्स। उस लास्ट गेम का नाम था एंग्री बर्ड्स, और वो एक एंग्री बर्ड से सुनने में आया कि जब उनकी मूवीज बनना शुरू हुई, दे हैव कम टू द पॉइंट दैट दे हैव ऑलमोस्ट अर्न 35 बिलियन और 40 बिलियंस बिलियन ऑफ फ्रॉम डॉलर्स, इट। इट्स अ बिलियन मल्टी सो बिलियन आपका पॉइंट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि आई वाज थिंकिंग ऑफ द एग्जैक्ट सेम लाइंस कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, देयर आर अ वे टुवर्ड सक्सेस। बड़ी चीज़ों का ना टाइम होता है राफे। आपने सोचा होगा या देखा होगा कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में अहेड ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस हुई और नहीं चली। यस। आज से 10 साल पहले भी कैफेज वगैरह खुले थे, कॉफ़ी कल्चर नहीं था, हाँ। लेकिन अब कितना ज़्यादा हो गया। इसी तरह कुछ चीज़ें शायद पाकिस्तान में अहेड ऑफ इट्स टाइम थी जो कि नहीं चल सकी, लेकिन मेरा ख्याल है अब उन चीज़ों का टाइम आ चुका हुआ है। एंड द बिगेस्ट कैटलिस्ट फॉर दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट एआई प्रेजेंट्स, कि जो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस शायद आपको सालों साल लगते थे बाहर की दुनिया में जाके, वेस्टर्न इकोनॉमी में जाके सीखने के लिए, नाउ दे आर अवेलेबल इन द पाम ऑफ योर हैंड्स। मैंने 2012 का सीएसएस का एग्जाम टॉप किया था। हाँ। वो मैंने कोइंसिडेंटली पहले अटेम्प्ट में टॉप कर लिया, बट आई हैड टू गो जंप थ्रू अ लॉट ऑफ हूप्स। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे देखने के लिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करने के लिए मुझे टाइम लगा। मुझे तो ये भी बात याद आ रही है कि जिस दिन रात को मेरी मेहंदी थी, अगले दिन सुबह आपका इंटरव्यू भी था। मुझे ये बहुत याद आ रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है ये बात सच है। अच्छा, कमिंग बैक, सो प्रिपरेशन सारी उसके पूरी फुल रिसर्च, बुक्स खोलना, ये करना, वो होती थी। बहुत कुछ होता था। एग्जैक्टली आपको लोगों से बातें करनी पड़ती थी, आपको पिछले साल के रिजल्ट्स देखने पड़ते थे, आपको किताबें खोलनी पड़ती थी, लेकिन मसला ये था कि जो काम आप कर रहे थे वही आपके साथ हजारों लोग और भी कर रहे थे। बिल्कुल। देन हाउ डू यू फिगर आउट कि इफ यू डूइंग द राइट थिंग और यू आर जस्ट फॉलोइंग द क्राउड। और अगर उस टाइम पे मेरे पास ये एआई टूल्स होते और मुझे वो personalized information देते based on what my background is, based on what my study schedule is like, based on what subjects I have studied. इतना कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है बाय द वे अब? बिल्कुल करती है। यही तो कमाल है। इट्स नॉट, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जो मेरे पास उस वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं थी या रिसोर्सेज थे वो कितने कम थे। नाउ दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू एवरीवन हु हैज अ स्मार्टफोन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? नहीं, हम लोग तो यहाँ बैठ के सिर्फ क्लॉड और चैट जीपीटी से व्हाट्सएप मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, मतलब हमारी मैक्सिमम रियलाइजेशन उसकी यहाँ तक चल रही है। देखें, मैं अगर आपको एक फेरारी दे दूं और आपको ये ना पता हो गियर बक्सा किस तरह चेंज करना है, तो आप उसको पहले गियर में ही चलाते रहेंगे, मजा आपको बहुत आएगा, लेकिन आप उसके फुल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। नहीं कर सकेंगे। यही चीज है। और दिस एआई एंड दीज टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग सो रैपिडली कि अभी जब तक लोगों को समझ आती है वो 6 महीने आगे चली गई होती है। और 6 महीने जो है ना, ये बे एरिया वाले 6 महीने, ये सिलिकॉन वैली वाले 6 महीने हैं, जो बाकी दुनिया में आप डेकेड्स के बारे हिसाब से आप नहीं, एक्सप्लेन करें बे एरिया के 6 महीने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले ज़माने में ये होता था कि एक आपने एक नया स्टार्टअप या कोई नई टेक्नोलॉजी लाए, आप जाते थे, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस करते थे, आप 3-4 साल लगा के उस टेक्नोलॉजी को मैच्योर करते थे, फिर आप मजीद 3-4 साल लगा के उस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेके जाते थे, कस्टमर्स पकड़ते थे और फिर आपकी कंपनी चलती थी। अब आपके पास क्या हो रहा है? आप सुबह सोचते हैं कि मैंने कोई चीज़ बनानी है, आप शाम तक उसका एक मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती, आप उसी एआई के थ्रू उसके लिए पूरा मार्केटिंग प्लान बना के अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट ढूंढ सके उनके तक पहुंचा भी देते हैं, कस्टमर यूजेज भी आना शुरू हो जाती है। जो काम पहले आपको सालों साल लगते थे, अब वो आप चंद महीनों में, चंद हफ्तों में, चंद दिनों में कर लेते हैं। उससे बाद दूसरी बात, आपको क्या पता है कि इस साल फरवरी में जब चैट जीपीटी और क्लॉड के उस वक्त के लेटेस्ट मॉडल्स आए थे, 5 फरवरी की बात आई, those were the models which were actually trained and tested by the AI itself. जी हाँ, हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं जहां पे ये फ्रंटियर लैब्स अपने ही एआई को यूज करके अपने ही एआई को बना रही है और चला रही है। कैन यू इमेजिन द स्पीड एट विच थिंग्स आर चेंजिंग? आज की तारीख में क्लॉड का जो लेटेस्ट मॉडल फेबल लॉन्च हुआ था, यूएस गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है पूरी दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग द यूएस। दे आर सेइंग कि ये चीज इतनी स्पीड पे चल रही है कि हमें इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। So this is what I mean by 6 months of the Bay Area, which is equivalent to maybe 6 decades in the rest of the world. अच्छा, उन्होंने बैन तो कर दिया, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज हमारे लिए क्या है? फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे हम बड़ी बातें करेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ है, वो चीज़ है, रेगुलेटरी फैक्टर्स आ गए, हुकूमत के फैक्टर्स आ गए, कल्चरल फैक्टर्स भी आ गए बीच में। डिस्पाइट दैट, you believe that there is a very, very big change coming in Pakistan because of AI.
वो हम लोग किस तरीके से रियलाइज कर सकेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से उसको यूज कर सकेगी, क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं आपको आगे? राफे, इस बात का तो मेरे पास भी जवाब नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज द वे द थिंग्स आर चेंजिंग, नोबडी हैज एन आंसर। अगर आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी थी, फाइनेंशियल टाइम्स ने प्रोजेक्शन दी थी कि हाउ एआई इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, Yeah. उन्होंने ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ में 3 लाइनें जा रही थी प्रोजेक्टेड। एक लाइन जा रही थी यू सीधा ऊपर, हाँ। कि जी इन्फिनिट अबंडेंस हो जाएगी, एआई की वजह से सारी फैक्ट्रियां खुद चलेंगी, सारी चीजें खुद बनेगी, लोगों को काम करने की लोग जरूरत नहीं काम करने की पड़ेगी, जरूरत हुकूमत पैसे देगी, आपको क्या जिंदगी जी लें अपनी, वो वाली बहुत। सिनेरियो। दूसरा सिनारियो था कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज थोड़ी सी हो जाएगी, हाँ। लेकिन 0.8 to 1% पर एनएम के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। जो गरीब मुल्क है, हमारे जैसे, गरीब नहीं कहना चाहिए, जो थोड़े लेस डेवलप्ड मुल्क है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी लोगों की। ठीक है। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 1% और 100 के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करेगी। और एक थर्ड ऑप्शन थी, और थर्ड ऑप्शन थी वो बिल्कुल जीरो। वो डायरी ऑफ सीईओ के अंदर आया था ना कि पहले अबंडेंस से पहले तबाही भी मचनी है। खैर, उसका तो मतलब ये था, या मकसद उस ग्राफ का, कि जिस तरह आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा है कि एक स्काईनेट टर्मिनेटर की तरह आ जाएगा, हाँ। और या मैट्रिक्स की तरह एक जनरल इंटेलिजेंस होगी जो कहेगी कि सारी मुसीबतों की जड़ ही इंसानियत है, तो अगर सारे प्रॉब्लम खत्म करने हैं तो इंसानियत को खत्म कर दो। वैसे कि इंसानियत में प्रॉब्लम है नहीं वैसे। चले, अगर आप भी उसके नहीं, साथ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आई डोंट थिंक इन दैट वे। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ फ्रिक्शन है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों का ये भी एक माइंडसेट जो है वो होता है कि भी हाँ। दुनिया सिर्फ तब चलेगी जब दुनिया बिल्कुल दुबई या सिंगापुर की तरह हो। देखें, पूरी दुनिया में एक ही दुबई है, पूरी दुनिया में एक ही नहीं, सिंगापुर मेरे है। ख्याल में दुबई सिंगापुर प्योरली फैंटेसी लैंड्स हैं, वो दे आर नॉट Fair enough, रियलिटी। fair enough, दे नॉट रियलिटी। I अगर agree आप with you। वहां से निकलते हैं, द मोमेंट आप सिंगापुर जा रहे हैं, आप मलेशियन बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कहते हैं मैं रियलिटी में आ गया हूँ। खैर, पॉइंट करने का मेरा मकसद ये था कि इतनी फ्रिक्शनलेस और प्रिस्टीन सोसाइटीज देख के ना आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। हाँ एक छोटा सा शहर जिसकी 20 लाख आबादी गुजरांवाला से भी कम हो, हाँ, उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। उससे एस्पायर करना चाहिए आपको एस्पिरेशंस होनी चाहिए कि अगर दुबई ने 20 साल में अपने आप को इतना वर्ल्ड क्लास सिटी बना लिया तो हम पीछे क्यों रहे। हाँ। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनको देख के आप कहें कि हमारी भी जिंदगी बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि जहाँ पे फ्रिक्शन होती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए तरीके सोचता है, और उस तरीकों से दे कैन क्रिएट मोर वैल्यू फॉर देमसेल्व्स एंड अदर पीपल। आपके पॉइंट से मुझे याद आ रही है बात, मैंने सिंगापुर की जो लीडरशिप पोजीशन के अंदर बंदा भी था, जिसकी मैंने एक वीडियो देखी रिगार्डिंग सिंगापुर एयरलाइंस, और वो की बात हो रही थी कि सब लोगों ने स्ट्राइक करनी थी, और उसने कहा था कि मैं स्ट्राइक नहीं होने दूंगा। लीग ऑन यू की यस, लीग ऑन यू की उसने कहा था कि विद दिस विल हैव टू चेंज, मैं नए बंदे लेके आ जाऊंगा, ये चीज हो नहीं सकती, वी हैव टू। तो आपका ना पॉइंट आया कि फ्रिक्शन थी ना, उसने उसको मैनेज किया इस पॉइंट पे जाके, दैट्स द रीजन व्हाई कि वो मुल्क आज जाके कुछ बन गया। एग्जैक्टली। और अब आप देखें कि शायद उस मुल्क में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लेकिन इनोवेशन कहाँ से आ रही है? जितना पैसा सिंगापुर के पास है, जितना पैसा दुबई के पास है, जितनी प्रिस्टीन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपको तो ये सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया के सारे यूनिकॉर्न, सारी नई कंपनी, सारी इनोवेशन वो तो सिंगापुर और दुबई में हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की सारी इनोवेशन कहाँ पे हो रही है इस वक्त? अगर आप एआई की बात करते हैं तो दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जहाँ पे एक्चुअली कोई इनोवेशन और सारा काम हो रहा है, बाकी सब स्टोरियां हैं, बाकी सब ड्रामे। इट्स द यूएस एंड इट्स चाइना। These are the countries which have the infrastructure, they have the technology, they have the chips, they have the models and the scientists who can work with them, and they are the ones who are making all the AI applications as well. और इन दोनों मुल्कों में क्या आपके ख्याल में फ्रिक्शन नहीं है? क्या वहाँ पे इश्यूज नहीं है? बहुत ज्यादा। क्या चाइना में लोग जो हैं उनको फांसियां नहीं होती करप्शन के ऊपर? बिल्कुल होती। क्या अमेरिका में होमलेसनेस और ड्रग क्राइसिस नहीं है? रियल वीडियोस देखें ना यूएस के बारे में, लोग कहते हैं ना कि आप पहले देख रहे हैं, अगर आप रियल एले देखें, आते इट्स अवेलेबल यूट्यूब पे, हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यार यूएस हो अमेरिकन ड्रीम, ये वो, बट रियलिटी वहाँ पे बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट आपका पॉइंट, चाइना के अंदर एग्जैक्टली इसी तरह की चीजें चलती हैं, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम ओवर देयर। एग्जैक्टली। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी अ न्यूसेंस फॉर लॉट ऑफ पीपल। हमारे यहाँ जो फ्रिक्शंस हैं वो न्यूसेंस वाली फ्रिक्शंस हैं। हम लोगों ने अननेसेसरली अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स किया हुआ है टू ट्राई एंड कंट्रोल एवरीथिंग। हम वो वेस्ट हम अपने यहाँ पे ना बहुत वेस्टेड एनर्जी पे ज़ाया कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है इसके अंदर एक थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात अगर करें
तो जो मैं आपको पहले कह रहा था कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा हाँ और इसकी वजह से उन्होंने हमें एक्सपोर्ट करने की कोशिश की कि आप बिल्कुल दूसरे मुल्कों में जाएं। आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जब हालात थोड़े मुश्किल होते हैं और परेशान कुन होते हैं तो आप आउट ऑफ फियर ऑपरेट करते हैं। हाँ आप हर चीज़ के बारे में फियरफुल होते हैं, सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। अगर लाशों से भरी हुई ट्रेनें ट्रेन स्टॉप पे आ रही हैं तो आप भी कहेंगे कि भाई अपने आप को बचा के रखो। अगर मुल्क का बंटवारा हो रहा है और आपकी फैमिली और जो जो लोग जानने वाले हो बेघर हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, तो आप बड़े फियरफुल इन्वायरमेंट हो जाते हैं। बिल्कुल जब फियर आपका होता है ना प्राइमरी इमोशन, तो वहाँ पे कंट्रोल टेक्स ओवर। यू वांट टू कंट्रोल ऑल द वेरिएबल्स। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं ये भी दबा दो, इसको भी रोक दो, डबल Okay. सवारी पे पाबंदी लगा दो, हाँ नाका लगा दो, ये भी बैन कर दो, वो भी बैन कर दो। सो फियर लीड्स टू कंट्रोल। कंट्रोल में इनोवेशन नहीं होती, कंट्रोल में ग्रोथ नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि फियर का ऑपोजिट इमोशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सोचने में बंदा ये कह के फियर का ऑपोजिट इज करेज, बट आई थिंक करेज इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लव। मैं आई वाज अबाउट टू गो फॉर लव तो मुझे था कि इतना इमोशनल हो सकता है नहीं हो सकता लव वाली बात बट यू आर राइट देयर आई थिंक इट्स फेयर। इट इज ट्रू हाँ इट इज ट्रू। इट इज द लव फॉर योर चिल्ड्रन कि अगर आपके बच्चा किसी हार्म्स वे में आ रहा है, यू विल जंप इन फ्रंट ऑफ अ बस टू सेव हिम, दैट्स व्हाट कॉजिंग यू टू हैव दैट करेज टू हैव दैट करेज। एग्जैक्टली। और जहाँ पे लव इज द ऑपरेटिंग इमोशन, वहाँ पे यू हैव एम्पावरमेंट। व्हेन यू हैव लव ऑन योर साइड, देन यू आर फियरलेस। फिर आप हर काम कर सकते हैं जो आप सोच सकें। तो हम उस फियर और उस कंट्रोल की वजह से ना कि यार नौकरी चली जाएगी, स्टेबिलिटी चाहिए, घर में इतना सोना होना चाहिए, these are factors, these are real factors, these are real factors these are real factors, people have these concerns, लेकिन उसी की वजह से हम अपने आप को लिमिट भी कर जाते हैं। नॉट एवरीवन हैज दिस लग्जरी। हर बंदे के पास ये लग्जरी नहीं कि वो खुल के इस तरह क्रीज से निकल कर शॉट मारे। अच्छा शरिया मुझे आपने ये बताया कि आप बाहर से वापस आए आपने वहाँ पे बहुत चीज़ें सीखी आपके ज़हन में एक बात आई कि जी एआई एंड यू आल्सो डेवलपिंग और यू हैव डेवलप्ड द फर्स्ट एआई टूल फॉर सीएसएस प्रिपरेशन बट इज दैट इट या फिर और भी कुछ चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं आप नहीं राफे, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। एआई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की यूथ के लिए कि जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस और जो आपके लिए इंफॉर्मेशन पहले आपको दुनिया ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलती थी, वो अब आपके हाथ की हथेली में आ चुकी हुई है। और इसके ऊपर हम बहुत ऐसी चीज़ें और भी डेवलप कर रही हैं विच आर गोइंग टू चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। हमारा ऑब्जेक्टिव और टारगेट यही है कि हम हर पाकिस्तानी नौजवान को इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना स्किल दे दें कि वो ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरी सोसाइटी की तकदीर बदल दे। लेकिन वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है ना लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी हम इसको डिसेमिनेट किस तरीके से करें वो वाला एस्पेक्ट किस तरह चेंज होगा आप जब कोई और एआई टूल्स पे काम करेंगे वो बहुत जेनेरिक होंगे वो फोकस्ड होंगे वो किस इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे आपने एक तो तैयार कर लिया मुझे आपने बताया कि एआई टूल फॉर सीएसएस प्रिपरेशन आपके जहन में और क्या चीजें आ रही हैं क्या आपको लगता है कि यार ये हमारे मेन फोकल पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए देखें, हर बंदा ये समझता है कि टेक्नोलॉजी उसके हाथ में आ जाएगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा। आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है। द टूल विल हेल्प यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से बात से मेरा बंदा आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है हर बंदा आप बाहर गधे वाले से बंदे से पूछ लें थ्रेडी वाले बंदे से बाहर पूछ लें वो भी बताएगा आपको सर जी मैंने पता है इस मुल्दे मसले की क्या करने तो अब लेकिन सोल्यूशन किसी के पास नहीं है लेकिन हम अब यही चाहते हैं कि वो हर बंदा जिसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी खुद बनाए। एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट इज देयर राइट नाउ व्हिच वाज नेवर पॉसिबल बिफोर। सो वी गो बैक टू दैट सेम थिंग जो मुझे आपने पहले की थी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए हम लोग सिर्फ आउटसोर्सिंग ना आ गए जो मुझे आपने बताई एग्जैक्टली। पॉइंट ये है कि अगर आप एक प्रॉब्लम को गहरे तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपका उसका सोल्यूशन भी है। और जो सोल्यूशन पहले आपकी रीच से बाहर था क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो सारी चीज़ें कंप्रेस हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है अपनी इंटेलिजेंस के साथ और खुद ब खुद एआई के थ्रू आप उसका सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है दिखाऊंगा भी और करके भी दिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी पूछना था कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा जिस तरह आपने पहले ही बताया कि हम लोग गुर्बत वाले लोग हैं नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत शुरू हो चुकी हुई है बट लोग पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी के बारे में फोकस नहीं करते देर आर अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल स्टोरीज अबाउट पीपल ऑफ पाकिस्तान मैंने पिछले बंदे के बारे में स्टोरी सुनी थी जो कराची का एक लड़का था जो बाहर गया है उसकी कंपनी भी है
Or I think within 3 to 4 years, he became one of the most richest Pakistanis ever. ट्रू ये आप कर्सर की बात कर रहे हैं. Yes. Soleh is the young individual from Karachi, source of pride for all of us, क्योंकि अब पूरे सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में भी ये बातें हो रही हैं कि दिस वन यंग वंडर किड फ्रॉम पाकिस्तान मैनेज्ड टू डेवलप समथिंग जो पूरी दुनिया अब इस्तेमाल कर रही है. और दैट जस्ट गोज टू शो कि पाकिस्तानियों में और पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है टैलेंट की, कोई कमी नहीं है एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी की. इट्स जस्ट द माइंडसेट. हम लोगों को थ्रू वेरियस मेथड्स, थ्रू मे बी मीडिया या व्हाटएवर यू वांट टू से, लिमिट किया गया है. हम लोग अपने आप को लिमिट करते हैं बिकॉज वी वांट टू प्ले बाय द रूल्स, एंड द रूल्स आर नॉट सेट बाय अस, द रूल्स आर सेट बाय समबडी एल्स. True. तो जब आप दूसरों के रूल्स को फॉलो करना छोड़ देंगे, दैट्स वेयर द मैजिक हैपेंस. On that note, I think we're going to end with this perfect podcast with Shehryar Ahmed. And inshallah, you'll be seeing a lot more of our conversations with him as we delve into the world of AI and the things that they are bringing over here again. Thank you, Shehryar, for a wonderful talk. Thank you, Rafi, for having me. It was a pleasure. Pleasure. Allah Hafiz. Allah Hafiz.